मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और कल जन्माष्टमी का त्यौहार था। खुदीराम बोस का भी कल शहादत दिवस था। एक क्लास मैंने यूट्यूब पे भी ली थी। वो एग्ज़ाम में तो नहीं आएगी, पर अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए कुछ अच्छे लोगों को जब तक मौका मिले पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि उन लोगों ने उस टाइम पे उतनी बंदिशों के समय पे क्या किया, वो क्या सोचते थे, क्या उनकी विचारधारा थी। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। ये कर्तव्य निकाल दिए भाई तुमने, कोई नहीं, पहले मुझे ये चाहिए नहीं। मौलिक अधिकारों पे पहले मैं खुद पढ़ाऊंगी, उसके बाद बुक की लैंग्वेज पे आएंगे, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकारों की बातचीत करते हैं। मैंने अब तक आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा लिए। जो लोग लेट आए हैं वो इन क्लासेस को देख लें। हमने स्टार्टिंग की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। संविधान कैसे बना, इसको किसने बनाया और इसको क्यों बनाया गया। ये 3 क्वेश्चन जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है। संविधान कैसे बना, जनता के प्रतिनिधि गए थे। 40 करोड़ की आबादी पर 389 मेंबर्स गए थे, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत से थे, 4 कमिश्नरी थे, ABCD अब सब लोगों को पता होना चाहिए, और 93 थे अपने ये देसी रियासतों वाले। 73 लोग मुस्लिम लीग से आए। बहुत सारे मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं भी गए, उन्होंने कांग्रेस को ही अपनी पार्टी के रूप में दर्जा दिया। और बहुत सारे मुसलमान आज़ादी के बाद भारत छोड़ के भी नहीं गए, उन्होंने भी कहा कि भारत हमारा देश है और हम इसी मिट्टी में दफनाए जाएंगे, यही हमारी इच्छा है। तो हर तरह की दुनिया थी। उस टाइम पे भी लोग ऐसे थे, आधे लड़ने मरने वाले, आधे इसी देश को अपना मानने वाले। कुछ लोग जो थे वो पाकिस्तान को प्रेफरेंस देते थे। तो कैसे बना ये संविधान, इसको बनाने के पीछे संविधान सभा गठित की गई। और कैसे लोगों के बीच में से, तो किसने संविधान बनाने का काम किया, संविधान सभा ने, जिसमें कि बहुत सारे मेंबर इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड भी थे। और मैंने बताया था कैसे अंबेडकर जी पहले मुंबई की सीट से खड़े हुए लेकिन हारे, फिर वो गए बंगाल साइड में, और उस बंगाल में जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, पूर्वी बंगाल की सीट से वो जीत कर आए और उनको जिताने में एक बड़ा रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग ने। फिर कैसे उनका जिस सीट से वो आए थे वो अंग्रेजों के अधीन चली गई। किस तरह से जुलाई के इलेक्शन दिसंबर में बैठक के रूप में सामने आए। 9-11-13 समझते हो ना, दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव वेट कर लेते हैं, क्या पता देशी रियासतें आ जाएं, उनके आने के बाद ही इसको पारित करेंगे, और वेट कर लेते हैं मुस्लिम लीग का। बहुत सारे लोग आ गए, समझाने बुझाने से नहीं भी आए, बहुत बड़ी संख्या नहीं भी आई। फाइनली जाके 22 जनवरी 1947 को ये हमारा जो रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर देश का बंटवारा हुआ। और अंबेडकर जी की वो सीट जिस पर वो जीतकर मेंबर बने थे, मुस्लिम लीग के कारण जीते थे। वो मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे, मेंबर वो कांग्रेस के ही थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने मदद की थी जिताने में। तो कई, जैसे कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम मुस्लिम लीग की तरफ से अंबेडकर जी भी थे। मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं थे अंबेडकर थे कांग्रेस की तरफ से। बस उनका एरिया जिससे वो जीत के आए थे ना, उसमें मुस्लिम लीग का बोलबाला था, और उस मुस्लिम लीग ने मदद करके इनको जितवाया था। बस ये अंतर था, ये मुस्लिम लीग के मेंबर बिल्कुल नहीं थे। अंबेडकर और नेहरू, ये 2 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बहुत काम किया। पटेल ने भी बहुत काम किया। तीनों बड़े लीडर्स से, इन तीनों की देन है। हमारा बहुत बड़ा एक जो योगदान दिया वो इन 3 लोगों ने दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समिति बनी, काम बट गया था, समितियाँ डिवाइड हो गई थी। कोई अधिकारों की समिति थी, कोई संघ के ऊपर काम करने वाली, कोई प्रांतों के ऊपर काम करने वाली। ऐसी ही एक समिति थी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 सदस्य थे। अय्यर, आयंगर, कृष्णामाचारी पढ़ाए थे तुम्हें सारे, मुंशी थे, खेतान थे, और मेन आदमी थे हमारे BR अंबेडकर जी। ये वही अंबेडकर हैं जिनको KV राव ने कहा कि ये जनक होने के साथ साथ जननी भी हैं। ऐसे फाइनली धीरे धीरे काम होता गया, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारी वो मोटी भारी भरकम किताब, जिसकी रिस्पेक्ट पूरा देश करता है क्योंकि ये देश उसी के अनुसार चलता है, भारत का संविधान, उसका ये टाइटल भी है। आर्टिकल में 393 में ये लिखा भी हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
इंडिया, ये लिखकर तैयार हुई और उसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें 15 आर्टिकल थे जो उसी दिन लागू हो गए। प्रस्तावना में अगर डेट पूछेंगे तो 26 नवंबर 1949, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन हमने 20 साल पहले आज़ादी मनाई थी, बिना आज़ाद हुए। सांकेतिक स्वाधीनता दिवस, लाहौर रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। तो किसने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया चलता कैसे, आप अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिया में सत्ता का हस्तांतरण करके गए थे अंग्रेज। हमने कोई आज़ादी ऐसा सच नहीं पाई। अंग्रेज़ों की हालत क्योंकि खस्ता थी, हालत पतली हो गई थी और वो अब आगे यहाँ पे राज करने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सत्ता हमें सौंपी। अभी भी अगर आप लोग पढ़ लिख कर भी ये सोचते हैं कि हमने आज़ादी पाई, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। आज़ादी पाने का मतलब होता है आपने कोई ड्रास्टिक चेंज कर दिया, आपने पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका। हम अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ नहीं पाए थे। हमने कितने ही आंदोलन चलाए, चाहे गांधी को ही ले लीजिए। बहुत लोग तो कहते हैं कि चरखे ने आज़ादी दिलाई। 1920 से गांधी जी बड़े लीडर थे। असहयोग गांधी जी ने वापस लिया था, सफल नहीं था। चौरा चौरी हत्याकांड याद होगा। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, गांधी जी दांडी गए थे, इतनी बड़े हुजूम के साथ नमक कानून तोड़ा। ये अपने आप वापस लिया था गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी को आरटीसी में लंदन इनवाइट किया गया था और शर्त थी कि आप आंदोलन बंद करके जाएंगे। यानी दूसरा फ्लॉप आंदोलन था गांधी का। तीसरा लास्ट जो गांधी जी ने कोशिश की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी महीने में अगस्त में 8 अगस्त को गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। ये भी तो फ्लॉप ही था, क्योंकि गांधी जी तो इसमें लीड कर ही नहीं पाए। 8 अगस्त की रात में ही गांधी जी पकड़ लिए गए थे। 9 तारीख को गांधी जी मिले ही नहीं थे किसी जनता के आदमी को, क्योंकि अंग्रेजों ने नजर बंद कर दिए पूना के आगा खां पैलेस में। तो अगर ध्यान से इतिहास को समझते हुए चलोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस देश में क्रांतिकारियों को हमारे इंडिया के गद्दारों ने कुचलवा दिया, जो कि शायद क्रांति करके सिस्टम को परिवर्तित करने की हिम्मत रखते थे। 30 के बाद मैंने कल भी बताया था, अनुशीलन समिति, भगत सिंह और राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब 30-31 आते आते सब कुछ खत्म हो गया। यानी कांग्रेस के पैरेलल चलने वाली राजनीति पूरी तरह से धराशायी कर दी गई। ये सोची समझी प्लानिंग कह लीजिए। इसमें कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं उस टाइम पे थोड़ा बहुत हाथ था, क्योंकि अगर कांग्रेस चाहती तो भगत सिंह जैसे लीडर्स बच सकते थे। लोगों ने क्वेश्चन किया भी था और कहा भी था कि इतिहास सदैव आपसे पूछेगा कि भगत सिंह को आपने बचाया क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि वो खुद ही नहीं बचना चाहते थे, मैंने कोशिश की, लेकिन वही नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे। खैर जो भी रहा, ये सच्ची है झूठी है हमें नहीं पता, ना पेपर में पूछेंगे सच है कि झूठ है। लेकिन संविधान जो लिखा गया, ये आजाद भारत ऐसा सच नहीं है, ये सत्ता का हस्तांतरण था। इसलिए मैक्सिमम चीजें ब्रिटेन जैसी ही एज इट इज हमने कॉपी कर दी। कुछ कुछ हमने अमेरिका से देख लिया, कुछ छोटा मोटा जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, आयरलैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से, या रशिया से, छुटपुट। लेकिन मेजर हिस्सा हमारे काम करने का आज भी अंग्रेजों की कॉपी जैसा ही दिखता है। अगर आप पढ़ लिख के समझदार बनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उन्हीं को कॉपी कर रखा है। हमारी अपनी कोई संस्कृति नहीं बची थी ऐसा जिसको कि हमने पर्सनली डेवलप किया हो। और यही कारण है इंडिया के पिछड़ेपन का। सब देश गुलाम थे पहले, लेकिन जब गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए ना, चाहे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उन्होंने अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाई। हमने अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बनाई। और आज भी आप देखो, हम सब अगली पीढ़ी को अगर देखते हैं, तो में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनमें से आधों ने जो अपने बालों में ना वो दो चार लाइन नहीं, नीली पीली काले तो बाल हमारे हैं ही, पता नहीं कैसे अंग्रेजों जैसे बाल बनाने की कोशिश करने लग गए। हम सबको कितना ज्यादा मन में ये बस गया कि गोरा रंग ही अच्छा होता है। ये सब अंग्रेजों की देन है। बालों का रंग हमारा इंडियंस का ब्लैक है, क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है। हम इस इलाके में जहां रहते हैं ना, ये जो उष्ण कटिबंध के ऊपर का हिस्सा है, शीतोष्ण कटिबंध, इसके भी उष्ण वाले पार्ट में हम हैं। तो ये नेचुरल है कि हमारे बाल काले होंगे और हम सब लोगों की रंगत गेहुए रंग की होगी। लेकिन अंग्रेजों की वो थोपी हुई दास्ता अब तक जकड़न हमें हटने नहीं देती। और आज भी हर इंडियन गोरा होना चाहता है। और अब तो ट्रेंड ऐसा आ गया कि बालों के रंग अंग्रेजों जैसे करने में का लोगों को शौक हो गया। ये उनकी दास्ता है जिसमें आज भी इंडिया जकड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, देश को चलाने के लिए। संविधान का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैंने काफी हद तक करा दिया। इसके सोर्सेज नहीं कराए, जानबूझ के नहीं कराए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये समझ में नहीं आएंगे। शब्द जो आएंगे ना, वो टाइम के साथ तुम्हें समझ में आएंगे। तो अभी मैं सोर्सेज जानबूझ के नहीं करा रही। इसके बाद संविधान में ही लिखित में था, जो मैंने कल भी पढ़ाया था, अनुसूचियां मेन 8
मूल थी, फिर कैसे वो 12 बनी, फिर उससे मैंने सिक्के और ये सब चीज़ें, नोट और उनकी लंबाई चौड़ाई, और 100 रुपये पे रानी की वाव है, और 200 पे जो है सांची का स्तूप है, और 500 पे अपना ये लाल किला है, 2000 पे मंगलयान है, 10 का चॉकलेटी ब्राउन रंग है, 1 रुपये पर सागर सम्राट है, 10 रुपये पे मंदिर है, कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का, 50 रुपये में रथ पे घूम सकते हैं तो हम्पी का रथ दिखता है, ये सब मैंने कल आपको बता दिया था। 20 रुपए पे अजंता नहीं है, एलोरा की गुफाओं का चित्र है। ये सारे नोट कल समझाए थे। कितनी भाषाएं हैं पैनल में? 15, टोटल नोट पर 17 और मानक भाषाएं 16। 6 मानक भाषाएं नोट पर नहीं हैं, 4 पीछे वाली बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, एक स्टार्टिंग वाली जो ऐड हुई थी सिंधी, और एक बीच वाली मणिपुरी। ये सब कल डिटेल से पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना, क्योंकि पिछली बार भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आते हैं ये उपाधियां। ये मौलिक अधिकार, अधिकार छोटा शब्द है, ये वर्ड जो हम पढ़ेंगे ये है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स, इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं? बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ आपके विकास के लिए आपको चाहिए। जैसे एक आज़ादी का माहौल, किसी भी इंसान का विकास अगर करना है ना तो उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बेहद स्वतंत्रता नहीं, सीमा के अंदर स्वतंत्रता। जैसे जीने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, पढ़ने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, देश में घूमने फिरने का, घर बनाने का, कामकाज करने का या नौकरी करने का, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। इंसान को इंसान अगर कहलवाना है तो उसको अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करना पड़ता है, नहीं तो हम और जानवर एक ही श्रेणी के हैं। हम उनसे ऊपर इसलिए हैं क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। इस बुद्धि का यूज करके हम अपनी बाउंडेशंस को जानते समझते हुए सही डिसीजंस लेने में कहीं ना कहीं काबिल हैं, इसलिए हमारा विकास जानवरों से ज्यादा हुआ है। तो अगर हम देखें मौलिक अधिकार, तो वो अधिकार जो कोई भी देश या किसी भी देश का संविधान एक गारंटी देता है कि इतने अधिकार दिए जाएंगे, वो 6, 10, 20, 2, 5, 1 कितने भी हो सकते हैं, जो कि जरूरी हैं किसी भी इंसान का विकास की स्टार्टिंग करने के लिए। अगर मौके ही नहीं मिलेंगे तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? एक मान लीजिए राजा बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी देश का पीएम बहुत स्ट्रिक्ट है, वो लोगों को ना हिस्ट्री पढ़ने दे, ना लोगों को साइंस पढ़ने दे, ना मैथ्स पढ़ने दे, और सिर्फ अपने वंश की गाथाएं पढ़ाता जाए पढ़ाता जाए पढ़ाता जाए, तो उन लोगों में कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा? कैसे वो मैथ्स को जानेंगे? कैसे वो अपने प्राचीन इतिहास को जानेंगे? यानी उनके जो एक बेसिक राइट था ना पढ़ने का, वो छीन लिया। और आज भी कई देश इस तरह के हैं जो अपने हिसाब से अपने देश को चला रहे हैं। कोरिया का नाम आपने सुना होगा ना, किम जोंग का, वहाँ हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग है। वहाँ की हिस्ट्री में बस 3 ही वंश पढ़ाए जाते हैं जो उनके वंश से संबंधित हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोगों का वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जैसा कि हम डेमोक्रेसी में चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजा नहीं बनते। हम सब समझदार बनने के बाद वोटिंग राइट का यूज करके इस देश की जो सरकार है, जो इस देश को संभालती है, उसको हम चुनते हैं। तो दिमाग का विकास होने के लिए शिक्षा होनी चाहिए, आपको घूमने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको कमाने की, सही तरीके से कमाने की, आपके जो समाज है ना इसमें यूनिटी होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह की चीज़ें जिनसे कि विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हर इंसान को मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस देश में जन्म ले चुका। इन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। जब देश का संविधान लिखा गया तो मौलिक अधिकार 7 लिखे गए, 1 घटा दिया बाद में। कब घटाया? ये 1978 में हटा दिया, ये मैंने आपको बताया भी था। 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से हटा के 2 बराबर के भाई लड़े तो कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। जो पहले लिखा हुआ था आर्टिकल्स में, उनको यहां से उठा के और पीछे पहुंचा दिया आर्टिकल 300A में। ए समझ जाओ, बाद में जुड़ा होगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को आज आप कहते हैं ये कानूनी अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। पेरेंट्स की मर्जी है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को दें या उनको बेदखल कर दें। बच्चों का कोई राइट नहीं बनता, पिताजी की जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी मेहनत से जोड़ी है, कोई प्लॉट खरीदा है, मकान खरीदा है या कुछ भी सामान खरीदा, तो आपका हक तब बनता है जब वो चाहते हों। अगर वो नहीं चाहते तो आपका हक नहीं बनता, क्योंकि कैसा अधिकार है ये?
कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में, यानी मौलिक अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में कितने रह गए हैं? 6। इसी में और ऐड करते जा रहे हैं, संख्या नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ABCDE करके नए आर्टिकल जिनकी जरूरत पड़ती है वो इसमें जोड़ते जाते हैं। हमारे संविधान में भाग है ना, कितने भाग थे? 22 थे, याद करो 22 भाग। इसके स्टार्टिंग के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है और हमने ये अमेरिका से उठा के अपने संविधान में ऐड किए हैं। अमेरिका में था मौलिक अधिकारों का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कई जगह था, लेकिन ज्यादा अच्छा हमें लगा अमेरिका के मौलिक अधिकारों का ढांचा, इसीलिए हमने मौलिक अधिकारों का टॉपिक अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया। और अमेरिका का संविधान वर्ल्ड का पहला लिखित संविधान है, 1789 में उस पर काम हुआ था। ये मैंने सारी कहानी आपको बताई थी। तो आप ये लगा लीजिए कि आज हमारे देश में जो संविधान में लिखा हुआ है भाग 3, ये भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसका संबंध है अमेरिका से। पेपर में ये आएंगे, ध्यान से सुन लो। अधिकार में अ आता है, भाग 3 की बनावट भी अ की स्टार्टिंग है और अ से ही होता है अमेरिका। तो भाग 3 में अमेरिका से लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है और किसी भी भाग में आर्टिकल्स होते हैं, तभी तो 22 भाग में 395 आर्टिकल लिखे गए होंगे। इस भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, ये भाग 3 के आर्टिकल हैं 12 से लेके और 35। ये भाग 3 के अधिकार हैं। इसमें मेनली तो जनता के लिए ही है, लेकिन कुछ आर्टिकल सीधे जनता से संबंधित नहीं हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो तुम्हारे और मेरे बिल्कुल रिलेटेड आर्टिकल हैं उनके बारे में हम सारी बात करेंगे। मैं 12 से 35 सारे कराऊंगी, लेकिन ज्यादा काम के जो हैं उनको हम याद भी कर लेंगे, बता मैं सब कुछ दूंगी। तो भाग 3 अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है और 12 से 35 में है। ये अधिकार जो है ना, इनकी भाषा निषेधात्मक है, इनकी प्रकृति भी कह सकते हो। निषेध का मतलब होता है मना करना, नेगेटिव भाषा, यानी इसमें काम को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि राज्य ये नहीं कर सकता, ये मौलिक अधिकार जनता का है। तो अगर पूछें कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो आप कहोगे नकारात्मक है या निषेधात्मक है। ये राज्य को बाउंड करती है कि आपको ये काम नहीं करना, क्योंकि ये जनता का मौलिक अधिकार है। तो ये ध्यान रखना, आधे टिक कर देंगे इनकी प्रकृति सकारात्मक है, नहीं, इनकी प्रकृति नकारात्मक है, भाषा इनकी निषेधात्मक है। ये राज्य के ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करने, क्योंकि इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। हमें जनता को ये फायदा देते हैं, लेकिन ये राज्य को बाउंड कर देते हैं, सरकारों को बाउंड कर देते हैं। तो इनकी प्रकृति है नकारात्मक कह लो या निषेधात्मक कह लो। भाग 3 में है, अमेरिका से लिए आर्टिकल 12 से 35 में है। 12 से 35 को अगर तुम जोड़ पा रहे हो तो ये भी 3 आएगा और इसकी भी स्टार्टिंग 3 है, यानी 3 जैसी बनावट आप इसको आसानी से जोड़ के याद कर सकते हो। भाग 3 अमेरिका, अधिकार 12 से 35। ठीक है, इस जो ये अधिकार लिखे हैं ना, अगर कोई इनको छीने, कोई अधिकार तुम्हें ना दे, तो सीधे रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। आप किसी भी कास्ट के, जेंडर के, रिलीजन को बिलोंग करने वाले, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी नस्ल के, कहीं भी आपका जन्म हुआ इंडिया के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को प्रायोरिटी बेसिस पे सुनेगा, अगर वो मामला किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। हम सबके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और सीधे इनके खिलाफ अगर राज्य सरकार तुम्हें या कोई छीनता है इन अधिकारों को, तो सीधे सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। इन अधिकारों को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये, संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है पहले ये जान लो। मैग्ना कार्टा एक राजकीय आज्ञा पत्र है। राजकीय मतलब जो ऑफिशियल है, आज्ञा पत्र जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, तो राजकीय आज्ञा पत्र था। और ये यूरोप का एक कॉन्सेप्ट है। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री जब थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम में कहीं भी कुछ भी आ जाता है, तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद कर लो कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहलाते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। राजकीय आज्ञा पत्र, भाग 3 अमेरिका, आर्टिकल 12 से 35। और इनकी प्रकृति कैसी बताई? नकारात्मक या निषेधात्मक। ये बाउंडेशन क्रिएट करते हैं राज्य के ऊपर कि भाई उसको इस लिमिट में रहना है, क्योंकि लोगों के मौलिक अधिकार हनन नहीं होने चाहिए।
ठीक है। चलिए, तो मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा हो गया, मौलिक अधिकार का आर्टिकल बता दिया, भाग बता दिया, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से सुनो, मौलिक अधिकार जो हैं, अगर ये कोई छीने तो सीधे कहाँ जाओगे? न्यायालय। इसका मतलब इन पे विवाद हो सकता है, आपको सीधे रास्ता खुल गया सुप्रीम कोर्ट का। मौलिक अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता, और छीने तो हमारे पास ऑप्शन है। तो 12 से 35 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, 12 के ऊपर, 13 के ऊपर और 33, 34 और 35, इनके ऊपर क्वेश्चन कम बनते हैं। जैसे ऐसा सच मैंने आज तक क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन हम सारे पढ़ेंगे, जानेंगे हम सबको। 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा ये बताया गया। आर्टिकल 12 सोचो, बस इससे पहले 11 ही थे, और स्टार्टिंग वालों में तो देश की जानकारी थी, फिर नागरिकता थी, फिर तुरंत ये स्टार्ट हो गया। आर्टिकल 12 जो है ना, वो राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा। अब जैसे मैंने कह दिया इंडिया में इतने स्टेट हैं, परिभाषा ये बताता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट क्या है। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार चलाती है, जिसके ऊपर सरकार बैठी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं सरकार के पास अपनी एक चवन्नी भी नहीं है। 25 पैसे को चवन्नी बोलते थे, 1 रुपया नहीं है सरकार के पास। सरकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो हम लोग हैं ना, जनता है, हमारा पैसा यूज करके ही देश को चलाती है। आप में से कोई इतना मूर्ख मेरे ख्याल अब नहीं होगा जो सोचता होगा कि सरकार पुल फ्री बनाती है, सरकार ट्रेन फ्री चलाती है, सरकार सरकारी स्कूल फ्री चलाती है। सरकार 1 पैसे का भी काम फ्री नहीं करती, क्योंकि सरकार के पास अपना 1 रुपया भी नहीं है। वो जितने काम करती है ना, जितने प्रोजेक्ट लाती है, उन सबका पैसा तुम और मैं डायरेक्टली खुशी से या इनडायरेक्टली थोप कर सरकार हम ही से निकाल लेती है। अगर सरकार लोगों का ऋण माफ करती है, किसानों का, तो वो भी उसका बोझ भी जनता से ही कहीं ना कहीं उतार लेती है। यानी फाइनली जाके देश में जितना कुछ होता है ना, जितना पैसा खर्च होता है, तुम कभी ध्यान ही नहीं देते, कभी इतने 1000 करोड़, कभी इतने हजार, ये सब तुमने और मैंने टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करवा रखे हैं। ये पता नहीं चलता टैक्स हम कब दे देते हैं। आप कहीं भी खाना भी खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो उस पर आप बिल पे करके आते हैं, उसमें आप जीएसटी और ये दोनों तरह का, सरकार का, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी 9%। तो ऐसे ढेर पैसा सरकार किसी न किसी फॉर्म में, कहीं आप एजुकेशन सेस के नाम पे आपसे पैसा लिया जा रहा है, ये गलत नहीं है, ये मत सोचना ही गलत है, ये करना पड़ेगा। आज नहीं, आज से हजारों साल पहले जब कभी विक्रमादित्य राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उस टाइम पे भी लोगों से कर लिया जाता था। आज भी लोगों से कर लेती है सरकार, ना तब गलत था ना आज गलत। बस गलत क्या है कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जाता। अगर लोगों से पैसा नहीं लेगी तो सरकार चलेगी कैसे? देश में ट्रेन किसी के घर से नहीं चलती, उनको सरकार चलाती थी। देश में बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट, चाहे भेल हो, सेल हो, एनटीपीसी हो, ओएनजीसी हो, इन सब में कितना खर्चा आता है तुम जानते हो? एक एक मशीन करोड़ों रुपए की आती है। अब एक एग्जांपल, ये राफेल ही देख लो, फ्रांस से हमने राफेल मंगवाया, 58,000 करोड़ रुपीस की बात हुई ना, तो 58,000 सरकार की जेब से थोड़ी गए, सरकार तो वो जनता से इकट्ठे करेगी और फाइनली जाके फ्रांस की गवर्नमेंट को पकड़ा देगी। यानी ये सब तुम्हारा और मेरा है। तो राज्य में जो हो रहा है उसके हमें पता होना चाहिए ना। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, आर्टिकल सबसे पहला जो अधिकारों की स्टार्टिंग है 12। राज्य की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो राज्य के पैसे से चलती है, उसमें राज्य पैसा लगाता है, और राज्य मतलब जनता पैसा लगाती है, तो उसे कहा जाता है राज्य। ठीक है। इसके बाद आता है 13 में कहा, अगर कभी, अब ये जैसे इंडिया में कानून कौन बनाती है? संसद। इंडिया में कानून बनाती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर। अब आज के सिनेरियो में देखो, लोकसभा में मेजॉरिटी बीजेपी, राज्यसभा की मेजॉरिटी बीजेपी, राष्ट्रपति भी बीजेपी का, क्योंकि रामनाथ कोविंद पहले बीजेपी, पहले क्या स्टार्टिंग से बीजेपी के ही हैं, पहले बिहार के राज्यपाल थे और अब आपके देश के राष्ट्रपति हैं। तो हर चीज अगर बीजेपी के हाथ में है तो बीजेपी गलत भी तो डिसीजन ले सकती है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जब एक साथ सत्ता आती है तो आदमी निरंकुश बन जाता है, उस पर अंकुश नहीं रहता। इस कंडीशन में वो गलत स्टेप भी ले सकती है, और अगर वो गलत स्टेप ले ले, कोई वो ऐसा कानून बना दे, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, कोई भी ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान के नेगेटिव में जाता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो ये गलत है ना, क्योंकि इंडिया तो स्टार्टिंग से एक ऐसा देश रहा जिसको सेक्युलर कहा गया। अगर इस चीज पे आज काट होती है, इस पे अगर
इस बात पे अगर आज सरकार अपने फेवर में, क्योंकि जैसा चाहे कर सकते हैं, 1% मान लीजिए होगा, ऐसा नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएगा। क्योंकि ये कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी अगर सर्कुलर भी पास होता है ना, सर्कुलर, कोई भी सरकार की नीति बनती है, कोई भी सरकार किसी भी फॉर्म में निर्देश जारी करती है या किसी भी प्रकार का आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लोगों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, तो वो तुरंत से उस नीति को, उस सर्कुलर को, उस आदेश को, उस निर्देश को, उस कानून को अपने पास बुला लेगा और इसके ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करेगा। पुनर्अवलोकन भी कहते हैं, पुनर्विलोकन लिख देती हूँ, पुनः विलोकन लिख लेते हैं, मतलब इसको समझना आसान रहेगा। विलोकन समझते हो ना, किसी चीज को दोबारा से देखना, दोबारा से ये देखना कि ठीक हुआ या गलत हुआ। पुनः मतलब दोबारा। तो एक कानून बन गया मान लीजिए, अब कानून सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है ये तो गलत कानून बना दिया, इंडिया तो सेक्युलर देश है, हिंदू राष्ट्र कैसे नाम रख सकते हैं, तो वो दोबारा से उसके ऊपर विचार करेगा और पुनः अवलोकन करेगा, दोबारा से सब चीजों को एनालाइज करके और फिर अपना डिसीजन देगा। अगर ये कानून, सर्कुलर, नीति, निर्देश, आदेश गलत बन गए ना, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि इनको वो खत्म करवा दे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है 13 में, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको अगर एग्जैक्टली वर्ड कहूं तो ये इस तरह से करता है, न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसा कर सकता है ये, यानी दोबारा से चीजों को एक बार एनालाइज करके कि ठीक हुआ या गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट जज कर सकता है। दोनों पॉइंट समझ में आने बहुत जरूरी हैं। एग्जाम में आए नहीं आज तक 12-13, लेकिन फिर भी अगर हमारे दिमाग में हो तो बहुत अच्छा है, आगे की बातें ज्यादा क्लियर होंगी। 12 में राज्य की परिभाषा, हर वो संस्था राज्य है, हर वो ऑर्गेनाइजेशन राज्य है जिसमें जनता का या सरकार का पैसा लगा है, क्योंकि सरकार का पैसा मतलब तुम्हारा और मेरा पैसा। राज्य की परिभाषा है, राज्य को एक्सप्लेन किया गया। 13 में लिखा गया, अगर कभी कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है या गठबंधन की है, गलत कानून बना दे, गलत सर्कुलर ले आए, तो उस कंडीशन में उस कोई भी नई नीति बन गई ना, उसका पुनर्विलोकन करेंगे, दोबारा से उसके ऊपर एनालाइज करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और अगर वो गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, चाहे सरकार ने क्यों ना बनाई हो। यह है न्यायिक पुनर्विलोकन। कौन कर सकता है ये न्यायालय कर सकता है। 12-13 तुमसे और मुझसे ऐसे डायरेक्ट संबंधित नहीं है, क्योंकि 12 में राज्य है जो तुम्हें और मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ती, और 13 की भी जरूरत हमें ऐसा नहीं पड़ती। अब आते हैं जो हमसे सीधे संबंधित हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? 6। कौन सा छीना? संपत्ति का। अब ये मौलिक अधिकार कहने को 6 हैं, लेकिन तुम खुद सोचो, आर्टिकल मैंने बताए 12 से 35, चलो 12-13 को हटा दें, 33, 34, 35 को भी हटा दें, लेकिन 14 से 32 सीधे तुम और मैं प्रभावित होते हैं। तो 6 ही बातें लिखनी थी, तो फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतना लंबा क्यों ले गए? इसका कारण है हमने एक एक चीज को खोल के लिखा, एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है, कहीं तुम गलत कोई मतलब ना निकाल ले जनता आने वाले टाइम में। एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहली बात करते हैं समानता की, इक्वालिटी। इंडिया में इक्वालिटी है ना, जेंडर की बात कर ले हम, SC ST की बात मत करना, आरक्षण एक अलग मुद्दा है, पहले इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। कास्ट बेसिस पे देख लो, कोई कहीं जन्मा, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें लिखा हो कि अगर जम्मू कश्मीर में जन्मा है तो हम लेंगे नहीं इसको? स्टेट की अपनी अलग बात है, लेकिन जब भी सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी आती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम इस स्टेट के बच्चों को रखेंगे और इस स्टेट के निकाल दिए जाएंगे। खुला पेपर होता है, खुला फिजिकल टेस्ट होता है जब भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भर्ती होती हैं, या किसी भी चीज की बात कर लें। हम सबको समानता का अधिकार है। कानून आपके साथ कभी बायस नहीं है। अगर किसी ने मर्डर किया तो चाहे वो औरत थी, चाहे वो आदमी था, वो SC था, ST था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, शूद्र था, वो किसी भी रिलीजन का था, मर्डर तो मर्डर है ना, सबको सजा सेम तरीके से दी जाती है। ये कंसीडर नहीं करते कि इसकी जात पात क्या है, ये किस इलाके का है, ये किस धर्म को मानता है, इसका ठीक है। तो समानता की बात करते हैं। अब समानता एक है, बस कहने को एक अधिकार है, लेकिन इस समानता से जुड़े हुए ना हमारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इन सब में इक्वालिटी की बात है, सब में। फिर बार बार क्यों लिखा? क्योंकि हर एक का मतलब अलग निकला। अब ध्यान से सुनो,
14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है हम सबको कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। कानून कभी ये नहीं कंसीडर करता कि आपने क्राइम किया तो आप मेल हैं या फीमेल, आप किस रिलीजन के हैं। कानून कहता है सब बराबर, जेंडर पे, कास्ट पे, क्रीड पे डिफरेंस नहीं होगा। तो कानून के समक्ष समानता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? 14। 15 कहता है इंडिया में किसी भी इंसान का क्या धर्म है, धर्म, उसकी क्या नस्ल है, वो किस जाति को बिलोंग करता है, उसका जन्म स्थान क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म, लिंग का, इसका भी, जेंडर का भी, इन सब का फर्क नहीं पड़ता। धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, जाति कह लो, नस्ल कह लो, तो कोई कहीं भी जन्मा है, जन्म स्थान कहीं भी हो, वो मेल हो या फीमेल हो, वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो किसी भी जाति को बिलोंग करता हो, इन 4 चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना कानून के ऊपर या संविधान के ऊपर या आपकी नागरिकता के ऊपर। तो इस तरह की चीजें हम सबको समान मानते हैं, ऐसा कानून कहता है। धर्म का, जाति का या नस्ल का, लिंग का और जन्म स्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, आप समान हैं। तो कानून के सामने भी आप समान थे। इन सब क्षेत्रों को हम ध्यान ही नहीं रखते और हम कहते हैं हर आदमी समान है। आर्टिकल 16 कहता है जितने भी लोक नियोजन के विषय हैं, लोक नियोजन का मतलब यहाँ पर है ऐसी चीज जो जनता से संबंधित है, जैसे सरकारी नौकरी मान लीजिए, इसमें सरकारी पद मान लेते हैं, हम सबको आज़ादी मिल जाती है। अगर किसी वैकेंसी में आता है कि 16 के ऊपर भर सकते हैं, तो चाहे लड़की है लड़का है, 16 के ऊपर भर देते हैं। हम सबको मौका तो मिलता है ना भाई। कुछ ट्रेड्स हैं जिनमें पहले लड़कियों का जाना पॉसिबल नहीं था, जैसे पहले लड़कियां डिफेंस में, एयरफोर्स में फाइटर प्लेन नहीं उड़ाती थी, लेकिन अभी आप देखो 2-2.5 साल पहले लड़कियों को भी अलाउ कर दिया। तो उनके कुछ लॉजिक कारण थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हर जगह महिलाओं की भी एंट्री है, हर तरह की फील्ड में महिलाएं भी एंटर करने लग गई। यानी जब भी सरकारी पद निकलेंगे हम सब लोगों को मौका मिलेगा। ये अलग बात है कि आरक्षण के तहत कोई लिस्ट कम जाएगी, कोई ज्यादा, उसकी जरूरत थी, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी पद निकलेंगे, अब देखो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आई हैं 18 से 25 सबके लिए तो खुली हैं। कोई MP है, कोई कर्नाटक है, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई हरियाणा में, जहां बैठा है फॉर्म भर दो। अगर तुम फिजिकली एक्टिव हो और तुम पढ़ने को तैयार हो तो तुम सरकारी नौकरी पा सकते हो दिल्ली में। यानी पद जब भी निकलेंगे तो हमारे यहाँ समानता है भाई, हमारी सरकार की मर्जी है, क्योंकि दिल्ली कोई स्पेशल स्टेट नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो वहां खुली प्रतियोगिता है। हर राज्य में भी खुली प्रतियोगिता होती है, लेकिन राज्य की मर्जी होती है। राज्य सूची के विषय होते हैं ना कि 80% अपनी भर्ती कर लो और 20% बाहर की, या 90% अपने लोगों को लगा लो भर्ती के थ्रू और 10% बाहर के। लेकिन दिल्ली क्योंकि राजधानी है, दिल्ली क्योंकि विशेष राज्य नहीं है, कोई पूर्ण राज्य नहीं है, ये राज्य के रूप में काम करता है कुछ चीजों में। अपना जो ये अमेंडमेंट था ना 69th और 70th, ये दिल्ली के बारे में है, पिछली बार DP में आया भी था। 69वां और 70वां संविधान संशोधन ये दिल्ली से जुड़ा है। इसको NCR का दर्जा मिला या NCT का दर्जा मिला, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और फिर दिल्ली में एक विधानसभा के बारे में बातचीत की गई, 70 सदस्यीय विधानसभा। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनता है, जबकि UT में चीफ मिनिस्टर बनते नहीं है। चंडीगढ़ में 1966 से 2020 आधे से ज्यादा चला गया, आज तक CM नहीं बना। चंडीगढ़ में कभी MLA के इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन दिल्ली में MLA के इलेक्शन भी होते हैं, CM भी बनता है और CM की पावर भी डिफाइंड है। तो दिल्ली कोई राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली के कुछ कामकाज राज्य की तरह हैं और दिल्ली में कुछ चीजें UT की तरह है। तो दिल्ली को NCR का दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा 1990s के आसपास में जब ये चेंजेस हुए थे ना, तब मिला था। उससे पहले दिल्ली जो है वो UT के रूप में काम किया करता था। किसी दिन दिल्ली के ऊपर भी बात करेंगे, अभी तो सिर्फ वैसे ही एक आइडिया दे दिया, हटाते हैं वापस आते हैं। तो 14, 15, 16 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 17 कहता है हमें समाज में छुआछूत को, अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। अंबेडकर जी खुद जिसके भोगी थे, अंबेडकर जी ने पूरा जीवन बचपन से अस्पृश्यता का बहुत ज्यादा गलत
तरीके से समाज में सामना किया। और वो तो ये सोचो कि उनके अंदर लायकियत कितनी थी कि उतने खराब कंडीशंस में भी वो लड़का पीछे नहीं हटा और अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए, महिलाओं के लिए अधिकारों की डिमांड रखने वाला वो आदमी था। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और कोई भी अपने जॉब में रहते हुए या समाज में रहते हुए अगर छुआछूत या भेदभाव या जाति सूचक शब्दों का यूज करता है किसी की बेइज्जती करने के लिए, तो आर्टिकल 17 का वो हनन करता है और इस कंडीशन में जेल और लंबी सजाओं का भी प्रावधान है। तो न तो किसी को जाति सूचक शब्दों से बोलना है और न ही किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करना है। तो अस्पृश्यता का अंत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, ये किससे किया गया? आर्टिकल 17 से। अनटचेबिलिटी इसमें मेन आएगा, जिसमें कि लोग जो है किसी को टच ना कर दें, किसी का जो है शरीर का कोई अंग टच ना हो जाए या किसी का कपड़ा भी ना छू जाए। इतनी बुरी हालत थी इस देश में समाज की, तो इसका अंत कर दिया अस्पृश्यता का आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 18 यानी इसका लास्ट, देखो 18 ही था समानता का, इसमें कहा गया उपाधियों का अंत करेंगे। उपाधियों का अंत, ये उपाधियां क्या है? अंग्रेज बहुत घटिया थे और उनकी फूट डालो राज करो की नीति बहुत लेट हमें समझ में आई। इन्होंने जानबूझ के ना इंडियंस को ये उपाधियां, जो इनके चाटुकार थे, इनके तलवे चाटने वाले या इस तरह के जो सच में बड़े लोग थे, इन लोगों को ये ऊंचा दिखाने के लिए जनता से उपाधियां दिया करते थे। जैसे किसी के नाम के आगे सर लगा दिया, किसी के नाम के आगे नाइट लगा दिया, किसी के नाइट हुड की उपाधि दे दी, किसी को राय साहब की उपाधि दे दी, किसी को राव साहब की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी। ये सब उपाधियां मन में ये डालती थी कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं दूसरों से ऊंचा हूं, क्योंकि मुझे अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी या राव साहब की उपाधि दी या मुझे नाइटहुड की उपाधि दी या सर की उपाधि। ये उनको ना एक अलग अपने आप को कटाव, जनता जो है ना उनसे वो अपने आप को ऊंचा और अलग फील करने लगते थे, जिसके के कारण उनके मन में घमंड आ जाता था, दंभ आ जाता था। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सोची समझी चाल थी, ताकि जो थोड़े से लायक लोग हैं, जो थोड़े से इस तरह के लोग हैं, उनके मन में भी इन इंडियंस के प्रति नेगेटिविटी आ जाए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जब जब अंग्रेजों ने गलत किया तो उनकी उपाधियां वापस की। किसी ने सर की लौटाई, किसी ने नाइटहुड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा, असहयोग, उस दौर में बहुत लोगों ने उपाधियां लौटाई थी। तो हमारे संविधान में लिखा गया कि अब के बाद आजाद भारत में किसी को इस तरह की उपाधियां नहीं मिलेंगी। तो फिर कहा गया कि यार अगर उपाधि नहीं दोगे तो लोग अच्छा काम कैसे करेंगे? मोटिवेशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो कहा कि उनको सेना में सम्मान दिया जा सकता है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र टाइप का। और उन्हें एकेडमिक्स में सम्मान दिया जा सकता है, जैसे एकेडमिक्स में भी तो उपाधियां मिलती है ना। ये दो उपाधियां चलती रहेंगी, आज भी चल रही हैं। डीलिट की उपाधि मिलती है किसी को मानद और किसी को पढ़ के। तो ये उपाधियां आज भी हैं, लेकिन सिर्फ दो तरह की। या तो सेना में कोई आपने बहुत बढ़िया काम किया हो तो उपाधि मिलती है, और सेना की उपाधियां सब जानते हैं। या फिर आपने एकेडमिक्स में कुछ अलग हटके काम किया हो। लेकिन अब ये वाली उपाधियां जो अपने आप को समाज में ही कहीं ना कहीं ऊंचा, मन में दंभ भरती थी झूठा कि हाँ हम दूसरों से अलग है, तो ये उपाधियां खत्म कर दी गई। किस आर्टिकल से? 18। विदेशों में आज भी उपाधियां चलती हैं बहुत सारे देशों में, और वो हमें इनवाइट करते हैं इंडिया के किसी आदमी को उपाधि के लिए। तो उपाधि के, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा कि मानद उपाधि उस यूनिवर्सिटी ने दी। अगर ऐसी उपाधि दी जाती है ना कोई इस तरह की कि भाई फ्रांस की सबसे बड़ी उपाधि मिल रही है या जर्मनी बुला रहा है या कोई भी बुला रहा है इस तरह का देश, तो उस कंडीशन में शर्त रखी गई कि जिसको वो उपाधि दी जा रही है वो पहले परमिशन लेगा राष्ट्रपति की, और अगर राष्ट्रपति की परमिशन होगी तो ही वो उस उपाधि को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये देश की परमिशन के बिना अब उपाधि नहीं ली जा सकती। पहले उपाधि वो गलत तरीके से दे दिया करते थे। उपाधियों का अंत कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत आज भी चल रही हैं, लेकिन वो उपाधियां या तो एकेडमिक्स वाली हैं या फिर सेना का सम्मान है। बाकी उपाधियां नाइटहुड, नाइट, सर और ये सब चीजें हटा दी गई। उम्मीद करती हूँ ये आपको 5 समझ में आ गए होंगे। 14 में है कानून, विधि के समक्ष समानता। कानून नहीं देखता कि आपने, अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो हिंदू है, मुसलमान है, वो औरत है। मर्डर मतलब मर्डर है, औरत है तो भी मर्डर की सजा मिलेगी
भी और आदमी है तो भी, किसी ने कुछ भी किया है कानून कहता है मेरे लिए ये समान है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 14 में। 15 क्या कहता है? आप किसी भी एक आर्टिकल 15 तुम्हें याद है अंशुमन खुराना की मूवी आई थी 1-1.5 साल पहले, अच्छी मूवी थी। वो बेस थी यूपी बिहार के इलाके में कि वो कैसे आईपीएस अफसर बन के जाते हैं और फिर वो देखते हैं अंदर तक समाज में कितनी ज्यादा लोगों के बीच में जो थी वो समानता थी ही नहीं। जब उनकी गाड़ी जा रही होती है तो उनको प्यास लगती है, आईपीएस की गाड़ी थी तो वो कहते हैं आसपास कहीं पानी मिलेगा, तो एक गांव के पास जब वो रुकवाते हैं तो उनकी गाड़ी में ही उनके आगे कोई एसआई इंस्पेक्टर टाइप का आदमी बैठा था। वो कहते हैं नहीं साहब जी यहाँ से मत पीजिए, ये फलां गांव है, इसका पानी नहीं पीते। तो उसको अजीब लगता है कि भाई ये क्या बात हुई कि इस गांव का पानी नहीं पीते, भाई बॉटल जो बिकती है उनमें क्या फर्क पड़ जाता है। तो कहते हैं नहीं 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 ये अछूत गांव है। इस मूवी का नाम ही था आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 का मतलब था कि जब आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर, नस्ल के नाम पर या जेंडर के नाम पे भेदभाव ना करें, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो महिला है, आदमी है, कहीं भी जन्मा है, उसको हक है कि उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाए, उसको बराबरी का दर्जा दिया जाए। 16 कहता है लोक नियोजन में कोई भी पद सरकारी नौकरियों के इस तरह के निकलते हैं तो आप सबको बराबरी से मौका मिलता है। 17 कहता है छुआछूत को बंद करो, अस्पृश्यता को रोको, और गलत तरीका है एससी एसटी इस तरह के लोगों का मजाक उड़ाना या उनको जानबूझ के नीची जात के जो शब्द हैं उनसे किसी को संबोधित करना बहुत गलत है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हरिजन शब्द भी यूज नहीं करना, वो गलत होगा। 18 ने किसका अंत कर दिया? उपाधियों का। ये इनमें अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछेंगे, मान लो सारे 32 तुम याद ना कर पाओ तो ज्यादा याद रखना, पढ़ना सारे और दिमाग में हल्का सा रखना भी। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट में है और 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट में। लेकिन पिछली बार एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस वाले में 18 पूछ लिया था, उपाधियों के अंत वाला। तो याद हमें प्रॉपर अगर बहुत ज्यादा डिटेल कहें तो 14, 17 कानून और अस्पृश्यता, लेकिन वैसे 15 भी पता हो 4 चीजों में, 16 भी पता हो पद में, और उसके बाद 17 अस्पृश्यता, 18 भी पता हो उपाधियां। उ एक जैसी बनावट है ना, उपाधियां उ और 18 की अ। भाग 3 अमेरिका 12 से 35, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक अधिकार पढ़ लिया हमने, क्या नाम था देखना इसकी हेडिंग थी सबसे ऊपर, समानता का अधिकार। ये इक्वालिटी की बात करता था, बराबरी की बात करता था। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। क्या तुम और मैं स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, हम कहते हैं हाँ जी हम बिल्कुल स्वतंत्र है। किस चीज में आजाद हो तुम? तुम जिंदा रहने की आजादी है, तुम्हें सांस लेने की आजादी है, तुम्हें काम करने की आजादी है, तुम्हें पैसे कमाने की आजादी है, तुम्हें घूमने फिरने की आजादी है, रोजगार की आजादी है, बहुत सारी तरह की। तुम अपनी बात को कह सकते हो, तुम्हें बोलने का भी अधिकार है, नहीं तो बहुत सारे देश तो बोलने का अधिकार भी छीन लेते थे पहले। तो हमें आजादी दी गई है। कहाँ कहाँ की आजादी? ये आजादी मेंशन की गई, और सबसे पहले कहा कि हम सब लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति मतलब आप अपनी बात को कह सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, कहनी भी चाहिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आया आप वो बोल दें। आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि समाज की एक मान और मर्यादा होती है, अपने शब्दों को इस लिमिट के अंदर रखें। आप किसी भी आदमी के मान हानि नहीं करनी कि आपके मन में कुछ भी आया, चाहे कोई कितना ही बड़ी पोस्ट पे है, आपने ही क्यों ना उसको चुना हो, लेकिन अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो आजादी है ना, इसका मिसयूज नहीं करना। आपको बोलने की आजादी है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, यूज कीजिए। आप सरकार को बनाते हैं, आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप क्वेश्चन उठाएंगे ना तो आपके रिप्रेजेंटेटिव अपने आप वो बातें एमएलए जो हैं वो पहुंचा देंगे सरकार तक या एमपीज। अभिव्यक्ति की आजादी है, ये आजादी जरूरी भी है, डेमोक्रेसी तभी तो है, लेकिन इसका गलत यूज कर लेते हैं। इंडियंस तो सोचते हैं अभिव्यक्ति का मतलब जिसके मन में जो आए वो सोशल साइट पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इसकी भी लिमिटेशंस हैं। अपनी भाषा को सही रखो, अपनी भाषा को शब्दों में ऐसे पिरो कि सामने वाले को गलत मैसेज ना मिले। और इसके अलावा आप अपने किसी भी विचार को, जो आपका पर्सनल विचार है, वो किसी को अपने आप ये नहीं माना चाहिए कि इसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसा सोचा होगा। अपनी बात को आप रख दीजिए, बाकी जनता की मर्जी है। किसी पे भी ऐसे उंगली नहीं उठानी होती कि जिसमें तुम्हारे कोई पावर नहीं बनती। अपनी बात कहने का एक तरीका रखो। जनता को अगर आप भड़का रहे हैं, अगर आप किसी भी पार्टी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, तो ये गलत कर रहे हैं, ये आपकी आजादी नहीं है। आपको अभिव्यक्ति की आजादी, भाई मेरा पर्सनल विचार है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ जन आंदोलन खड़ा कर दूं और मैं 10-20 हजार को कहूं चलो कि हम ऐसे उस जगह पे चढ़ाई करेंगे और उसको गिरा देंगे। ये गलत तरीका है। आप अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति रखिए सधे हुए शब्दों में, अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखिए, अपनी बात को रखिए, उतनी आपको आजादी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अब इसमें अभिव्यक्ति की आजादी में भी बहुत सारी बातें कह दी, विचारों की आजादी भी कह देते हैं इसमें। तो इसको आर्टिकल दे दिया 19। फिर 19 को ना बढ़ाया, धीरे धीरे करके 19 को बहुत बढ़ाया। 19 में ए, 19 में बी, सी, डी, ई और जी। एफ नहीं लिख रही, बता दूंगी क्यों नहीं लिख रही। 19A में कहा हम सबको अभिव्यक्ति की आजादी में, इसको विचारों की आजादी भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर, हम सबको अधिकार है कि हम अपने विचारों को जनता तक पहुंचाएं। बहुत अच्छी बात है। अब कल खुदीराम बोस के ऊपर मेरे विचार थे, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जानी, समझी और मैंने अपने कई विचार रखे। मैंने उस स्पीच में लास्ट के 15 मिनट अपने विचार रखे। वो खुदीराम बोस के विचार नहीं थे, वो मेरे थे। तो ये मेरी आजादी है। लेकिन अगर मैं उस स्पीच में कहती कि हमें जो है किसी जज को ऐसे कर देना है और अब ये मार देना, ये तो गलत होता ना। ये विचारों की अभिव्यक्ति करो लेकिन साधन सही तरीके का हो, भाषा आपकी सधी हुई हो। तो विचारों की आजादी, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है। और इसी में लिखा है कि हम सबको राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया। आरटीआई आप जानते हैं स्टार्टिंग से नहीं था, सन 2005 में आरटीआई हमें मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन। मुझे अधिकार है कि मैं जानूं कि सरकार ने जो भर्तियां 2018 में निकाली थी 20 तक उनके ऊपर सरकार ने काम क्यों नहीं किया। आरटीआई लगा के आप ये कोशिश कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अधिकार है कि आपके जिले में, आपके शहर में, आपके गांव में अगर कोई सड़क 4 महीने पहले खोद के आज तक उस पर काम नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन पूछ सके, राइट टू इंफॉर्मेशन। भाई बताओ जरा, मेरे इस इलाके में ये सड़क पिछले 4 महीने से खोद के डाल रखी है, हमें दिक्कत होती है, इस पे काम क्यों नहीं हुआ। संबंधित अधिकारी का लेटर आएगा, जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। आरटीआई शुरू से नहीं था, सन 2005 से मिला। लेकिन अभी पीछे आपको पता चला हो सरकार ने इसके ऊपर भी बाउंडेशंस लगा दी काफी हद तक। जो पहले अधिकार थे ना, अब उनको भी सीमित कर दिया। तो लोग जो हैं जितना आरटीआई का पहले यूज कर सकते थे अब वो नहीं कर पाते, उनके अधिकार सीमित कर दिए हैं अभी 2020 के अंदर अंदर। तो आरटीआई इसी में है। इसी में एक आज़ादी मिली हमें, हम इंडियंस हैं, हम अपने देश के झंडे की इज्जत करते हैं, हम इसको अपनी शान समझते हैं, हम इसको अपनी गाड़ी पे, घर पे, बिल्डिंग पे, दफ्तर पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो झंडा फहराने की आज़ादी पहले नहीं थी। पहले झंडा याद करो जब हम छोटे थे तो सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग पर या कोई बहुत बड़ा सरकारी दफ्तर होता तो वहां फहराता था। लेकिन एक लड़ाई लड़ी जिंदल परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जब ये हर भारतीय इंडिया का ही नागरिक है तो क्यों ना उसको मौका दिया जाए कि अगर वो अपने देश का झंडा अपनी शान मानता है तो अपने घर पे फहरा सके, वो अपने दफ्तर में, जहां उसका मन करे, गाड़ी में, कहीं भी वो झंडा फहरा सके। बस झंडे की कंडीशंस होती हैं, इनको ध्यान में रखना। तो सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, झंडा फहराना मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा। लेकिन झंडा फहराते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे झंडा फट ना जाए। अगर झंडे का, भाई कपड़े से बनता है ना, अगर वो कपड़ा फट गया तो उसको तुरंत उतार लो। फटा हुआ झंडा बेइज्जती है। झंडा अपनी मर्जी से, ये नहीं किसी दिन सीधा टांग दिया किसी दिन उल्टा, ये भी गलत है। पहले रात में झंडा उतार लिया जाता था, लेकिन फिर कहा गया कि कोई बात नहीं, देश में दिन में, रात में कभी भी झंडा फहरा सकता है। अपने घर पे कोई भी झंडा फहरा सकता है। झंडा ऐसा नहीं कि अपने घर के कोई 2-3 कपड़े काटे रंग बिरंगे और उनके झंडे जैसा रंग लगा के और वो लगा दे, नहीं। झंडे की लंबाई चौड़ाई का एक अनुपात है, आप उसी को फॉलो करेंगे जो संविधान में वर्णित है, 3:2 वाला लंबाई चौड़ाई का। झंडा आपकी मर्जी से नहीं है। झंडे को ये नहीं कि पुराना कपड़ा हो गया, ला उतार ला और ला इसकी बच्चे की निक्कर बना देती हूँ या पोछा बना लेती हूँ, ये गलत तरीका है। झंडा इस देश की इज्जत है, शान है, उसको नहीं तो आपको जलाना है, चाहे वो खराब हो जाए। फटा हुआ है तो आपको फहराना भी नहीं है, आपको उसको जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वही रखना है और झंडे की मन से इज्जत करनी है। तो अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो झंडा फहरा लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। और आज आप देखते हैं कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो झंडा 24 घंटे फहराए रखते हैं। तो झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार कहाँ लिखा है? 19A में, ठीक है। तो विचारों की अभिव्यक्ति इसमें है। इसमें झंडे का, ये कब मिला झंडे का अधिकार? ये 26 जनवरी 2004 को जनता को दे दिया गया था। वैसे तो 24 जनवरी पे ही इसका जो वो आ गया था जजमेंट। 2002 से काम चल रहा था, 1 से इनफैक्ट काम चल रहा था, फिर 2 में हुआ था कि भाई देंगे नहीं देंगे, फिर 4 में फाइनली लोगों ने झंडा फहराया था। तो देखो ये 4 है, ये 5 है। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के राष्ट्रपति, जब ये सब मिल रहा था ना अधिकार, उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम थे, क्योंकि वो 2002 से 2007 तक आपके देश में राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे रहे थे। तो झंडा फहराने का मौलिक अधिकार भी APJ के टाइम में मिला हमें। और RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार
अधिकार मिला, ये भी एपीजे के टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है, सारी बातें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। आर्टिकल 19 का बी कहता है हम सबको, मुझे तुम्हें हम सबको, बिना अस्त्र शस्त्र हम कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि शस्त्र लेके इकट्ठे हो गए, वो तो गलत होगा, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र आप किसी भी सत्संग में, मेले में, कहीं भी इकट्ठे। देखो ना कितनी बड़ी बड़ी भीड़ होती है। रामलीला का मैदान जब होता है, पता नहीं इस साल तो वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे कल जन्माष्टमी था तो हम बाहर गए तो देखा कि वो सूनापन था। जैसे हर साल जन्माष्टमी पे कितनी लंबी लंबी लाइंस, मंदिर भरे हुए होते थे। मंदिरों के बाहर वो बेचारे 5-5, 10-10 रुपए जो कमाने का जिनका टाइम होता था, कोई खिलौना बेच दिया, गुब्बारा बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, वो सब बेचारे खाली बराबर बैठे थे। क्योंकि कोरोना ने ऐसी मारी है हर एक के ऊपर कि इन बेचारों की तो रोजी रोटी पे आफत आ गई है। तो ये कहता है कि बिना अस्त्र शस्त्र आप कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शस्त्र लेके इकट्ठे हो रहे हैं कहीं पे, तो फिर सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी जनता इकट्ठी हो सकती है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। अस्त्र शस्त्र में क्या आते हैं? बंदूक, पिस्तौल, तलवारें। लेकिन जो ये सिख कम्युनिटी है ना, हमारे सिख बंधु, इनकी कटार को अस्त्र शस्त्रों में नहीं रखा गया। और इसलिए जब भी पंजाबी कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी, आपने देखा होगा बहुत बार इनकी जब यात्राएं निकलती हैं तो बहुत सारे लोग अपनी कृपाण धारण करके चलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ये वाला टॉपिक नहीं चलेगा, बाकी सब पे चलेगा। अब जैसे हिंदू धर्म में तलवार लेके अगर कोई 10,000 लोग इकट्ठे हैं तो वो गलत है, ऐसे नहीं करना। एक आधी तलवार जो है वो चल सकती है कई बार, जैसे राम रावण और ये सब जब रामलीला होती है तो आपने देखा होगा, लेकिन ये थोड़ी कि पूरे जितनी भीड़ है वो ऐसे शस्त्र लेके जाए, वो गलत है, वो इलीगल है। तो बिना अस्त्र शस्त्र भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लोग इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा आर्टिकल बी में लिखा है, ये हमें आजादी है। सी कहता है हम सब लोगों को अपना संघ बना सकते हैं हम, या हम अपना समूह बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। भाई संघ बनाओ, चलो पेड़ लगाएंगे, संघ बनाओ हम जानवरों की रक्षा करेंगे, संघ बना लो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आपका संघ गलत चीज के लिए नहीं कि भाई टेररिज्म को बढ़ाएंगे, हम लोगों को मारेंगे, ऐसे संघ नहीं बनाने। आपको आजादी है, संघ बनाओ, समूह बनाओ, खुद भी उसके मेंबर बनो, ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, लेकिन गलत तरीके से नहीं करना ये काम। तो ये भी हमें संघ समूह बनाने की आजादी है, ये देखो स्वतंत्रता है। डी कहता है हमें कहीं भी भारत में घूमने और फिरने की आजादी है, बशर्ते पैसा हो। आपके पास पैसा है, आप गोवा घूमने जाना चाहते हैं, जाइए, कोई मना ही नहीं करेगा, कोई आपको पासपोर्ट नहीं लगेगा। आपके पास पैसा है, आप शिमला जाइए, मसूरी जाइए, जहां जाना चाहते हैं इंडिया के अंदर। बाहर जाओगे तो फिर लिमिटेशंस के साथ होता है कि भाई वीजा और पासपोर्ट वगैरह, लेकिन आप अपने देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। जिसका मन करे दिल्ली जाने का घूमे, कोई रोकेगा थोड़ी। आप यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, कहीं से बस में बैठ के चले जाओ, कोई आपकी चेकिंग नहीं होती। तो इसमें हमें आज़ादी दी गई है कहीं भी घूमने फिरने की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई कहता है हम सब कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि यार मुझे ना दिल्ली में जाके बसना है, चले जाओ, पैसा है, अगर आप रह सकते हो, आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप दिल्ली में रह लो। आपको लगता है नहीं मुझे तो ना मुंबई जाके पढ़ना है, मुंबई चले जाओ। आपको निवास करने की आज़ादी है, आपको रहने की, आपको निवास स्थान बनाने की आज़ादी। कितने लोग तो हरियाणा से दिल्ली में जाके रहने लग गए। दिल्ली की कितनी बड़ी आबादी बेंगलोर में पड़ी हुई है, बेंगलोर की आबादी कलकत्ता में, कोई गुड़गांव में। तो हम सबको आज़ाद, हमें कोई परमिशन नहीं लेनी किसी की, हम आराम से जाते हैं, पैसा है, घूम के आ जाते हैं, जहां मन करता है परमानेंट रहने लग जाते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, कोई मना थोड़ी करता है। निवास की आज़ादी है। इसके बाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट है। जी कहता है आपके मन में जो आए आप वो रोजगार अपना सकते हैं, आप वो काम धंधा अपना सकते हैं। जो आपके जी में आए ना, आप उस रोजगार को, काम धंधे को, उस तरीके को, भाई रोजी रोटी मुझे कमानी है। अब मान लो मेरा मन कर रहा है मुझे नौकरी चाहिए, मैं भरूं फॉर्म, पेपर पास करूं, मैं लग जाऊं, मेरी मर्जी। मुझे लग रहा नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी छोड़नी है, मुझे कुछ और करना है, मेरी मर्जी। कोई मेरे ऊपर बाउंडेशन थोड़ी ना है, हर आदमी की मर्जी है, वो किसी भी रोजगार को, काम धंधे को अपना सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? आर्टिकल 19G में लिखा है। अब ये सब टफ लगते हैं और ये सब खिचड़ी बनती है दिमाग में, याद ही नहीं आता। अब मैंने 14, 15, 16, 17, 18, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो गए, मेरे लिए तो नॉर्मल है। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर है, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, वो बड़े दुखी होते हैं। तो इसका याद करने का एक ट्रिक बनाया था मैंने, जब क्योंकि पहले बहुत मुश्किल लगता था कि कैसे याद होगा। आसान सा ट्रिक है, ध्यान से सुन लो। ये आज़ादी है, इतना तो याद रह जाएगा ना। पहला समानता था, अब आज़ादी की बात है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 19A किसकी बात करता है? विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं आप अखबार में। जैसे मुझे लग रहा है कि भाई देश में ये गलत हो रहा है, अब मेरा मन कर रहा है मैं कैसे बताऊं लोगों को। मेरे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, मैं यूज़ कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है कि यार मुझे ना ये बात लोगों तक, जैसे क्रांतिकारी थे,
अपनी बात के लिए क्या करते, पैम्फलेट छपवाते थे ना। आज भी जिसका मन करे, कितनी सारी प्रिंटिंग प्रेस, आप कहीं भी चले जाओ, आपको किसी के बारे में कुछ, लेकिन किसी का ये नहीं कि किसी की बेइज्जती के लिए आपने कागज छपवा दिया। आपको कोई बात पहुंचानी है, बतानी है, आप जेब से खर्च करो, सरकार पैसा नहीं देगी। आप पैम्फलेट छपवाओ, आप अखबार में ऐड दो, ये सब आपकी खर्चे से कर सकते हो, आप मना कोई नहीं करेगा। आप अखबार के दफ्तर में जाओ और कहो मुझे ना फ्रंट पेज पे अपने बारे में, मतलब अपना कुछ बताना है, ठीक है, दे दो मैसेज। वो कहेंगे लाओ जी, एक दिन के 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगेंगे और आपकी बात हम छाप देंगे। पैसा अफोर्ड कर सकते हो तो छपवा लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ऐसे कोई छापता नहीं है, ना कोई इतना पैसा वेस्ट करता। तो आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो, साधन आपको डिसाइड करना है। बस किसी को डिफेम नहीं करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना और देश को तोड़ने की बातें नहीं करनी। बाकी आपको जो मन करे। अब मान लीजिए आप कहते हैं मुझे बताना है आयुर्वेद बहुत काम की चीज है, ठीक है, चले जाओ दफ्तर में, अखबार के दफ्तर में जाके, और चाहे तो एक छोटी सी पट्टी में लिखवा दो, पैसे उसके भी लगेंगे, एक अक्षर के भी लगेंगे। आप चाहो पैसे वाले हो तो एक पूरा पेज भरवा दो, आयुर्वेद के फायदे, आयुर्वेद के नुस्खे, जैसा आपका मन करे। आपको अपनी अभिव्यक्ति तो करनी है, टीवी पे चले जाओ, वहां आपको पैसा देना है। आप रेडियो इनके पास जाके, रेडियो के पास, जॉकी के पास, तो कह दो जी मुझे 5 मिनट बोलना है, वो ले लेंगे, 10-20 लाख रुपए बोलने देंगे। तो आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, बशर्ते आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है तो आप कीजिए उस काम को। आप एडिटोरियल में कुछ भी लिखवा लीजिए, अगर आपकी शब्द अच्छे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो वो आपके बारे में अखबार में लिख देंगे। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो फिर कैसे अभिव्यक्ति करोगे, कितने लोग सुनेंगे। तो अभिव्यक्ति की आजादी है आर्टिकल 19 में। 19A विचारों की अभिव्यक्ति की बात करता है और इसके लिए आप प्रेस का, एक और इंपॉर्टेंट याद आ गया, 19A में प्रेस की भी आजादी की बात है। पेपर में बहुत आता है ये, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है 19 में। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, प्रेस का एग्जाम्पल दिया ना, जाके अखबार में छपवा दो जिसको जो छपवाना है। पैसे हैं, तुम्हें लगता है मुझे ये बात जनता को बतानी है, जनता के फायदे के लिए, तो जाके बता दो। तो प्रेस में आप अपने विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाते तो थे। क्रांतिकारी प्रेस ही ना लगा के, मैंने कल क्या बताया, खुदीराम बोस के बारे में केसरी अखबार में तिलक ने क्या लिखा कि मैं इन लड़कों के काम से सहमत हूं और स्वराज के लिए तुरंत कोशिश की जानी चाहिए। तो उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए अपने अखबार के माध्यम से। अंग्रेजों ने तुरंत अखबार पढ़ते ही उठा लिए कि ये राजद्रोही है। यानी आज भी हमें आजादी है। अब आपके पास या मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि अपनी प्रिंटिंग प्रेस हम लगाएं, लेकिन हम आज भी पैसे दे के आप अपनी बात छपवा सकते हैं। बस वो गलत होगी तो वो खुद ही नहीं छापेंगे, अदरवाइज आप अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। आरटीआई 2005 में आया, झंडा फहराने का अधिकार 2004, ये आजादी है। बी कहता है, याद करो कैसे याद होगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब बी ही शुरू होता है बिना में भी। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखो तो BINA लिखोगे ना, बिना, यानी बी से बिना, बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होने की आजादी। सी से संघ बना दे, वैसे तो SANGH बनेगा पर सोच लो, सी से संघ बनेगा, संघ है सी से, बी से बिना अस्त्र शस्त्र, सी से संघ, डी से मैंने तो याद किया था कि दिल्ली में हर आदमी घूमने आ जाता है क्योंकि राजधानी है, तो घूमने फिरने की आजादी है। डी से दिल्ली, वैसे है नहीं डी से, ये याद करने का तरीका, डी से दिल्ली में घूमने फिरने की पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली याद रह जाएगा। ई से मैंने याद किया था रेजिडेंस में आता है, रेजिडेंस में, तो रेजिडेंस यानी निवास स्थान, कहीं बना लो। पैसा है तो महंगे शहरों में रह लो, नहीं पैसा है तो एवरेज शहरों में रह लो, बिल्कुल ही गरीबी है तो गांव में भी रह सकते हैं, किसी पिछड़े में, जहाँ की देखो आपके रहन सहन से ना, जैसे आप किस इलाके में रहते हैं इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका महीने का खर्चा कितना है। अब जो दिल्ली में कोई भी परिवार रह रहा है, मिनिमम 50,000 चाहिए दिल्ली में, मिनिमम। अच्छी लाइफ नहीं होती, मिनिमम चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हर सुविधा महंगी है, हर सुविधा। वहां तो कोई ये थोड़ी कि खेत में से अपनी सब्जियां तोड़ लाए, वहां हर चीज का पैसा लगता है, किसी भी चीज का पैसा लगता है। अब जो थोड़े सस्ते शहर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको सोनीपत का एग्जाम्पल देती हूँ। सोनीपत में आसपास ही कितने सारे खेत हैं, लोग अपने ही एरिया में खेती कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने घर में ही कितने सारे लोगों ने शहरों में सेक्टर्स में भी छोटी छोटी क्यारियां बना रखी हैं, उसमें पालक लगा लिया, गोभी लगा ली, भिंडी लगा ली, टिंडे लगा लिए, बैंगन लगा लिए, तो सोचो कितना सारा खर्चा बच गया। दिल्ली में इतने बड़े घर हैं कहाँ, दिल्ली में तो फ्लैट सिस्टम है, लोगों के पास न नीचे की जमीन है और न सर पे आसमान, तो ऐसे लोग कहाँ से ये सब पैदा करें। यानी किसी भी शहर में रहना महंगा सस्ता अलग अलग पड़ता है। तो जिनकी तगड़ी कमाई है, अच्छी कमाई है, वो कहीं भी रह लो महंगे में, जिनकी कम कमाई है वो अपना सस्ते शहरों में, और जो बहुत ही कम कमाते हैं वो कहीं भी। अब अगर उड़ीसा के किसी गांव में जाओगे तो वहाँ लाइफस्टाइल 2000 में भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ सुविधा है ही नहीं, कोई पिछड़ा हुआ गांव, यूपी का कोई पिछड़ा हुआ गांव, लेकिन दिल्ली में 2000 में थोड़ी आपका जीवन चल जाएगा। यानी आपको ये जो है घूमने फिरने और निवास की आज़ादी है।
आपकी मर्जी, जहां आप चाहें आप वहां रह सकते हैं। जो आपके जी में आए, जी मतलब मन, जो आपके जी में आए आप वो काम करो, आप वो काम धंधा अपनाओ जो आपके जी में आए। तो ए में क्या था? ए में सबसे ऊपर की बात थी विचारों की अभिव्यक्ति, जिसको हम यूज कर सकते हैं प्रेस के थ्रू। अखबारों में जाके छपवा दो, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो छपवा दो, जो आपको जैसा लगता है आप जैसा फील करते हैं, बस वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अखबारों का यूज कर सकते हैं, प्रेस की आजादी है, इसमें झंडा फहराने की आजादी है, और क्या आजादी है इसमें? एक और ये आरटीआई वाली, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 और 4। बी का मतलब बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होना, सी का मतलब संघ बनाना, डी का मतलब दिल्ली से क्या घूमना फिरना, ई का मतलब रेजिडेंस निवास स्थान, एफ हटा दिया, पहले था उसमें संपत्ति के बारे में आजादी थी कि भाई आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, इस तरह की अभी भी है, लेकिन अब वो पीछे चला गया, कानूनी में बन गया। तो जी का था जो मन में आए, जो जी में आए वो रोजगार कीजिए। कई किताबें इसको एफ लिख देती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि ई के बाद एफ ही आता है, लेकिन एग्जैक्टली एफ हटा दिया गया था। आर्टिकल 31 हटा था पूरे का पूरा, और 19 का एफ हटा था, जब ये संपत्ति का मौलिक अधिकार मौलिक से हटा के और कानूनी बनाया गया। तो आज मैंने आपको टाइम अब हो जाएगा इसलिए रिवाइज ही करा दूं। दो चीजें आज हमने बातचीत की। पहले हमने पढ़ा मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार वर्णित हैं। मौलिक अधिकारों का भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 35। आपका 5 से डायरेक्ट संबंध नहीं है, न 12 से, न 13 से, न 33 से, न 34 से, न 35 से, यानी स्टार्टिंग के 2 और पीछे के 3, लेकिन बीच के सारे आपके बारे में ही थे। हमने 2 अधिकार अभी पढ़े, पहला समानता का है और दूसरा स्वतंत्रता का। समानता के 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17, 18, और जो आज पढ़ रहे थे दूसरा जिसमें हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, उसमें आते हैं 19, 20, 21, 22, 4 आते हैं, लेकिन आज सिर्फ 19 पढ़ा क्योंकि उसके बहुत सारे सब क्लॉज हैं। तो हम देखें समानता में कहाँ कहाँ की स्वतंत्रता। 14 कहता है कानून के सामने, विधि के सामने स्वतंत्रता। 15 कहता है जाति, धर्म, नस्ल, नस्ल जाति एक ही है, निवास स्थान, इन सब के या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं चलेगा। 16 कहता है 16 साल होते ही हमारी एज हो जाती है ना नौकरी के लिए, तो कहता है नौकरी में सबको समानता दी जाएगी, आपका जिसका मन करे आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 ने किसका अंत किया? अस्पृश्यता का, छुआछूत का, जाति विरोधक शब्द जो है इस तरह के बैन कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अकॉर्डिंग। 18 ने किसका अंत किया? उपाधियों का। लेकिन आज भी एकेडमिक्स में उपाधियां मिलती हैं, डी.लिट की उपाधि, पीएचडी, इस तरह की जो उपाधियां होती हैं, और सेना का जो सम्मान है वो दिया जा सकता है। अगर कोई विदेशी आपको बुलाए कि आ जाओ जी हम उपाधि देंगे अपने देश की, तो आप परमिशन लेंगे राष्ट्रपति की तब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो 14 कानून, 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर, 16 नौकरियों की बात करता है, लोक नियोजन में 16 साल के बाद, तो फिर हम याद कर लेते हैं नौकरियां। 17 अस्पृश्यता, 18 अ से, 18 अ से ऊ जैसा उपाधियां। 19 के बहुत सारे क्लॉज हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी की बात करेगा, तो सबसे पहले तो आजादी आएगा। इस 19 ए में विचारों की आजादी, बी में बिना अस्त्र शस्त्र, सी में संघ बनाने की या ग्रुप बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, डी से दिल्ली घूमने फिरने की, ई से रेजिडेंस निवास स्थान की, एफ हटा दिया, पहले था अब नहीं है, प्रॉपर्टी का था वो, और जी में जो आए वो रोजगार, वो काम धंधा अपना लो। उम्मीद करती हूँ ये 2 चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब रह गया जो 4 अधिकार रह गए, 4 क्या, अभी तो दूसरे का भी बहुत सारा रहता है। ये 3 दिन का लगभग टॉपिक होता है डिटेल से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। हमने आज स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट के ऊपर बातचीत कर ली, अब कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, और कल स्ट्रिक्टली सर ने कहा था कि कोई भी टीचर अपनी क्लास से एक्स्ट्रा टाइम ना ले, वरना फिर दिक्कत आती है। तो चलिए अपने घर पे रह के किताब अगर आपके पास है अरिहंत, तो वहां से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको कल फिर किताबों में जो मैंने पीपीटी और ये बनवा रखे हैं पीडीएफ, इनसे आपको भी पढ़ा दूंगी। थैंक यू।